नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। और आज मैं आपके लिए गणित शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें देखिए पहला प्रश्न क्या है। गणित शिक्षण में अबेकस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये अबेकस क्या होता है? अबेकस को गिनतारा भी बोलते हैं। अबेकस को क्या कहते हैं? दूसरा नाम गिनतारा भी बोलते हैं। अबेकस किस काम में आता है? ये देखिए अबेकस इस प्रकार का अबेकस होता है, इसमें ये छड़ें होती हैं और छड़ों में देखिए 0 से 9 तक की ये होती है। तो इसमें मतलब 0 से 9 तक की संख्या बच्चों को सिखाते हैं, वो गिनते हैं 1 2 3 4, है ना। तो ये किस काम आती है? अबेकस गिनती सिखाने तो काम आता है ये। इसमें जो हिंदू अरेबिक पद्धति थी उसमें 10 तक चलती है ना। तो 0 से 9 तक की सिखाते हैं, 10 संख्याएं टोटल। अबेकस का दूसरा नाम गिनतरा हो ही गया। और गिनती सिखाने के अलावा यहाँ पर जो गणितीय संक्रियाएं हैं, जोड़, घटा, गुणा और भाग, ये चीज़ें भी सिखाते हैं। तो क्लियर है। जो पहला प्रश्न है आपके उसमें विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है। इस नहीं को थोड़ा सा ये गलत हो गया है दोस्तों। नहीं नहीं, यहाँ पूछा है कौन विश्लेषण विधि से संबंधित है। ठीक है, इसको छोड़ो, संबंधित है। तो देखिए विश्लेषण विधि क्या होती है? विश्लेषण विधि वह होती है जिसमें हम क्या करते हैं, विस्तार करते हैं, है ना। कोई चीज़ समग्र में होती है, उसके हम खंड करते हैं या उसके क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं, उसके अंश करते हैं, यानी पूर्ण से अंश की ओर चलती है, अंश करते हैं ना, ये चीज़ें होती है। तो उसे कहते हैं विश्लेषण विधि। तो देखिए इसमें ज्ञान का समग्र रूप वो तो हो जाएगा संश्लेषण में। ठीक है, बाकी ज्ञान संबंधी सूत्रों का प्रतिपादन, सूत्रों का प्रयोग, ये आगमन निगमन की चीज़ हो गई। तो ज्ञान का विखंडन, खंड टुकड़े, है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, पाठ्य वस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति कैसी है। देखिए पाठ्य वस्तु की दृष्टि से पूछा है, गणित की प्रकृति पूछा है ना, कैसी प्रकृति है, गणित में क्या क्या चीज़ें चलती है। तो देखिए सिद्धांत व सूत्र आधारित, बिल्कुल गणित में सिद्धांत है, सूत्र आधारित गणित है ना। आप जानते हो कि गणित में ही सूत्र होते हैं, है ना। इसके अलावा सार्वभौमिक सम्मान, यानी कि सब जगह एक चीज़ एक ही समान होगी। जैसे 2 + 2 = 4। अब ये अमेरिका में भी 4 होंगे, भारत में भी होंगे, सब जगह एक समान होंगे, है ना। निष्कर्ष स्पष्ट, यानी कि जो परिणाम आते हैं वो स्पष्ट आने चाहिए। ठीक है, कि 3 को गुणा 3 से किया तो 9 ही आएगा, ऐसे नहीं कि भाई 9 आएगा कि 10 आएगा, अभी कन्फ्यूज़न है ना। तो मतलब पूरा नहीं, अपने को कन्फ्यूज़न है, सम भ्रमित है कि भाई 9 आएगा, ऐसी कुछ चीज़ है नहीं वहाँ पे, तो स्पष्ट है। इस प्रकार गणित के जो प्रकृति उपयुक्त सभी हो जाएगी। तो जो प्रश्न संख्या 3 है उसमें विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य क्या है। मूल्यांकन के देख क्या क्या होता है। निदान उपचार शिक्षण में सुधार, उपचार प्रगतिपरक शिक्षण में सुधार, निदान प्रगतिपरक शिक्षण में सुधार, उपचार निदान प्रगतिपरक। तो देखिए सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होगी, सबसे पहले हम उपचार करेंगे। तो यहाँ से ये उपचार वाली 2 चीज़ें गलत हो गई, है ना। सबसे पहले उपचार करेंगे ही नहीं। इसके अलावा सबसे पहले निदान करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन निदान के बाद, निदान कर दिया फिर प्रगतिपरक आएगा नहीं, उपचार आएगा। तो देखिए मान लीजिए कोई हमने कुछ परीक्षण किया बालकों का, तो वहाँ पर कमी आ गई सबसे पहले, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें उपचार करेंगे। उपचार करने के बाद क्या करेंगे, उपचार जैसे ही कर दिया तो उसके शिक्षण में सुधार हो गया, है ना। तो ये मूल्यांकन के प्रमुख कार्य है, निदान, उपचार और शिक्षण में सुधार। इस प्रकार जो आपके प्रश्न संख्या 4 है वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है। देखिए विभेदकारी जो परीक्षा होती है ये अंतर करने के लिए ही बनाई गई है ना। यानी कि उच्च योग्यता वाले बालक है जो प्रतिभाशाली है, और निम्न योग्यता वाले जैसे सामान्य या उससे भी निम्न है, कमजोर बुद्धि वाले छात्र हैं, तो इनमें अंतर कर सके, है ना। ये विभेदकारी परीक्षा होती है। और इससे क्या, परीक्षा के जो प्रश्न हैं उनकी कठिनाई का स्तर का पता चलता है ना। तो इसमें मतलब कठिन जो स्तर के प्रश्न हैं वो भी रखे जाते हैं, और जो सरल प्रश्न हैं वो भी रखे जाते हैं। यानी कि दोनों प्रकार के प्रश्न रखे जाते हैं ताकि पता चले कि भाई कठिन कौन कर देता है, सरल कौन कर देता है ना। तो वो उसी श्रेणी में बालक आ जाते हैं। तो ये प्रतिभावान बालकों में, कमजोर और सामान्य सभी प्रकार के बालकों में अंतर करती है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 5 है उसका विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों कि गणित में ईश्वर ने सारे जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया, ये परिभाषा किसने दी। मैंने गणित के जो पिछले वीडियो है वो आप देख लेना,
आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसमें ये चीज़ बताई थी कि एक तो गणित में जो परिभाषाएं होती है वहाँ से 1 या 2 प्रश्न पक्का ही आएंगे, है ना, और वो मैं आपके तैयार करवा रहा हूँ। और एक जो मूल्य होते हैं गणित में उसके भी 1-2 प्रश्न ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा ही पूछी है गणित की कि गणित में ईश्वर ने सारे जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया, ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा दी विकल्प नंबर 2 यानी कि गैलीलियो ने। गैलीलियो ने कहा कि गणित इतनी व्यापक चीज़ है जिसमें ईश्वर ने पूरा जगत या ब्रह्मांड की जो घटनाएं होती है, जो चीज़ें होती है, उसको लिख दिया। ये किसने कहा? गैलीलियो ने, ठीक है। ये आपके एक परिभाषा यहाँ तैयार होगी, ठीक है। एक नहीं होगी, अब बेनिफिट ये है वीडियो देखने का, यहाँ पे आपका रसेल का भी होगा, यूंग का भी होगा और होगबेन का भी होगा, ठीक है। अब देखिए रसेल ने क्या कहा। रसेल ने कहा कि हम गणित में हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो वह सत्य है या असत्य, ये कुछ पता नहीं, ठीक है। गणित में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सत्य है या असत्य, यह कुछ पता नहीं है। और जो हम गणित में कर रहे हैं वो गलत है या नहीं है, ये चीज़ें हमें पता नहीं, यानी गणित के बारे में कुछ कह रहे हैं वो भी पता नहीं है सत्य है वगैरह। तो ये किसने दी? ये रसेल ने दी। इसके अलावा जो कार्ल युंग है, उस युंग ने क्या दी? उस युंग ने कहा कि विज्ञान का आधार स्तंभ यदि गणित हटा दे, विज्ञान का आधार स्तंभ कौन है? गणित। अगर उस गणित को हटा दे, है ना, तो क्या हो जाएगा? जो जो भौतिक सभ्यता है वो नष्ट हो जाएगी। भौतिक सभ्यता क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, है ना। विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दे तो जो भौतिक सभ्यता वो नष्ट हो जाएगी। ये परिभाषा कही थी कार्ल युंग ने, ठीक है। और होगबेन ने कहा, क्या कहा था? होगबेन ने कहा था कि जो गणित है वो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये होगबेन ने कहा था। तो इस प्रकार जो आपके प्रश्न संख्या 6 है वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है कि उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा लाभदायक होती है? प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, एवं वे दोनों। तो देखिए उच्च कक्षा का पूछा है, अपर प्राइमरी का 6 to 8 मैथ साइंस वालों के लिए बढ़िया है। गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा लाभदायक? अब देखिए प्रयोगशाला विधि, आगमन, निगमन, एवं वे दोनों। एवं वे दोनों मतलब प्रयोगशाला और आगमन ये साथ चलते नहीं है, तो ये विकल्प हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगमन निगमन है, सबको पता चल गया, या तो आगमन होगी या निगमन होगी, तो यहाँ प्रयोगशाला भी नहीं होगी। वैसे उच्च कक्षा में होती है, लेकिन गणित के लिए सर्वाधिक जो लाभदायक होती है वो या तो आगमन होगी या निगमन होगी, है ना, या आगमन या निगमन। अब देखिए जो आगमन है वो चलती है 1 से 5, प्राथमिक वालों के लिए बढ़िया विधि है, ठीक है, उदाहरण से नियम। और जो निगमन विधि है वो आप जानते हो, उसमें नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है, नियम से उदाहरण की ओर, यानी जिसे कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये होती है निगमन विधि। और यही क्या है? 6 to 8 उच्च कक्षाओं में गणित की लाभदायक विधि है। इस प्रकार जो आपके प्रश्न संख्या 7 है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न संख्या 8 क्या है? देखिए शाब्दिक अर्थ वाले प्रश्न भी एक आध प्रश्न जरूर आएंगे अपने गणित में। एक आध प्रश्न ऐसा आएगा कि कैरिकुलम का शाब्दिक अर्थ क्या है, ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ क्या है ना, ये पूछेंगे। तो देखिए कैरिकुलम शब्द है वो बना है आपके लैटिन भाषा से, ठीक है। किससे बना है? लैटिन भाषा से बना है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कैरिकुलम का? वो होता है दौड़ का मैदान, ठीक है। और ज्यामिति का भी बता दो, आपका भूमिका मापन होता है, ठीक है। ज्यामिति का भूमिका मापन, जो कि पिछले वीडियो में वो प्रश्न डाल ही रखा है मैंने, तो यहाँ से आएंगे आपके प्रश्न। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 8 है विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8 में चलते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 9 है कि एनसीएफ 2005 आया, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, पूरा नाम याद रख लीजिए, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसके अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूछा है क्या है? तो देखिए गणित में देखिए एनसीएफ 2005 ने क्या बदलाव किया? एक तो बाल केंद्रित कर दिया शिक्षा को, चाहे वो गणित शिक्षण हो चाहे कोई भी हो, जहाँ एनसीएफ आएगा वहाँ बाल केंद्रित चीज़ बताई गई है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बच्चे पर ही केंद्रित की जाए शिक्षा को, बच्चे को दंड तो बिल्कुल देना ही नहीं, ऐसी चीज़ें बताई। तो संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, समस्या समाधान कौशल का विकास करना, या विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित या विकसित करना, ये तो गणित शिक्षा का उद्देश्य है। लेकिन एनसीएफ 2005 ने क्या बताई? तो इन्होंने कहा कि बच्चा जो सोच रहा है, बच्चा जैसा दैनिक व्यवहार कर रहा है, उसकी दिनचर्या, उनमें सब में क्या करना, उनको गणित से जोड़ना है ना। बच्चे दिन में जो भी करते हैं उसको गणित से जोड़ना, बच्चे जो भी सोचते हैं उसको गणित से जोड़ना ना, यानी कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना, उसके व्यवहार से गणित को जोड़ देना, ये होता है चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 9 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 है कि गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, ये कथन गणित के किस मूल्य से? मूल्य का आ गया प्रश्न, मैंने कहा 1-2 प्रश्न आएंगे, याद रखना। तो देखिए गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये परिभाषा
देखिए ये परिभाषा पहली चीज़ तो दी किसने, ये दी थी होगबेन ने, ठीक है। किसने दी थी, होगबेन ने दी थी। यहाँ एक प्रश्न आपका तैयार हो गया। अभी किस मूल्य से, तो आपको पता है कि संस्कृति शब्द आ रहा है, इसका मतलब सांस्कृतिक से है ना, जिसमें रहन सहन, खान पान, परिधान, आचार व्यवहार, आचरण, ये चीज़ आती है, वो है सभ्यता और संस्कृति, है ना। तो यहाँ सांस्कृतिक मूल्य हो जाएगा। बाकी सामाजिक मूल्य जो समाज में विकसित होते हैं मूल्य, समाज में आदर्श, सामाजिक नियमों का पालन, ये चीज़ होती है। सौंदर्यात्मक में यानी कि जो कला है, प्रकृति है, वो चीज़ें सौंदर्यात्मक बनाती है। और बौद्धिक मूल्य जो आपके मानसिक स्तर से संबंधित है, आप जानते हो, बुद्धि, स्मृति, ये बौद्धिक मूल्य होता है, ठीक है। इस प्रकार जो आपके प्रश्न संख्या 10 है, वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 में। प्रश्न संख्या 11 है कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्न में से किसे एक कारण नहीं माना जाता है। देखिए गणित में जो भयभीत होते हैं बच्चे या उनमें असफल होते हैं, तो इसका एक सही कारण कौन सा नहीं है, बाकी 3 सही कारण है। तो देखिए जो गणित में प्रतीकात्मक संकेत चलते हैं, वो देखिए हर किसी बच्चे के समझ में नहीं आते हैं ना, तो कुछ बच्चे उससे डरते हैं, कुछ असफल होते हैं। सही है चीज़ ये तो, है ना। तो ये यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि नहीं पूछा यहाँ पे। इसके जो गणित की संरचना ये भी वही है, कुछ बच्चे को समझ आ जाती है, कुछ को नहीं आती है, तो कुछ डरते हैं, सही है। कक्षा अनुभव यानी कक्षा में सीखना, है ना, वो होती कक्षा के अनुभव, तो ये चीज़ें भी है। सबको समान रूप से अनुभव नहीं मिलता, तो नहीं होगा, है ना। अब देखिए नहीं पूछा है, तो देखिए कौन सा नहीं है, तो देखिए गणित में डर होना और असफल होने में ये लैंगिक भेद है ना, ये कोई कारण नहीं माना जाता है ना, ये कोई कारण नहीं है भाई आप इससे असफल हो रहे। ऐसा नहीं है कि गणित में जैसे लड़के ही ज़्यादा होशियार है ना, और जो गर्ल्स है, लड़कियां हैं, वो कमज़ोर होती है। ये क्या है, ये जो पूर्वाग्रह रूढ़िवादिता है ना, ये धारणाएं होती है। बाकी ये वाकई में, ये वास्तविकता में ये चीज़ कभी नहीं होती कि लैंगिक भेद के कारण गणित में लड़कियां असफल रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 11 है, वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 में। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है, और इससे बड़े बड़े प्रश्न ये दिखते हैं, ये प्रश्न आपके ज़रूर आएंगे रेट के एग्जाम में, देखना। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को पूछा है। गणित की प्रकृति आपके टॉपिक है ना, पहला ही टॉपिक है जिसको कौन सा कथन नहीं दर्शाता। देखिए गणित की जो भाषा है, इसमें प्रत्यय, सूत्र, पद, तो आप जानते हो ये चीज़ें तो है ना। सूत्र सिद्धांत तो चीज़ है, तो ये तो प्रकृति है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर मिलता है, बिल्कुल सही है। अमूर्त चीज़ें ही होती है सब कुछ, जो सूत्र होते हैं वो कहाँ मूर्त होते हैं ना, वो तो हम उसको मूर्त जब सोल्व करते हैं तब हमारे सामने आता है, उसे मूर्त कहते हैं। और संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित का आधार है, बिल्कुल ये भी सही है ना। गणित क्या है, गणित की वास्तविक परिभाषा है कि गणित, याद रखना, अंक, अक्षर, चिन्ह आदि का संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान है, जिसकी सहायता से हमें परिमाण, दिशा, स्थान का बोध होता है। तो ये चीज़ भी सही है भाई, है ना। ये गणित के आधार है, संख्या, स्थान, मापन होती है इसमें। अब क्या बचा कि गणित के ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रिय नहीं है, तो नहीं से नहीं आया, एक तो ये ट्रिक लगा हुआ, है ना, यहाँ पर भी हो जाएगा। इसके अलावा देखो जो एक चीज़, एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है कि गणित के ज्ञान का आधार क्या है। आप याद रखना, वहाँ ज्ञानेंद्रिय ही करना है आपको, ठीक है। गणित के ज्ञान का आधार पूछे तो ज्ञानेंद्रिय, यानी कि बच्चे जो सीखते हैं वो गणित ने माना कि ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करके ही सीख पाते हैं। इस प्रकार गणित की प्रकृति ये कथन नहीं दर्शाता, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रखा है, ठीक है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 12 है, उसमें विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 13 है कि गणित विज्ञान की रानी है, ये कथन किसने कहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक और परिभाषा से संबंधित प्रश्न आया है ना, डेफिनेशन से एक और बढ़िया प्रश्न आया है। ये कथन किसका, ये कथन, ये परिभाषा किसकी है, तो देखिए गणित विज्ञान की रानी बर्थलोट, जुंग और विलर, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। जबकि ये किसने कहा था, ये कहा था गोस ने, है ना, कार्ल फ्रेडरिक गोस ने, ठीक है, ये दी थी। अब देखिए इसका क्या कारण है कि जो गोस थे वो इतने होशियार थे कि एक बार क्या हुआ इनके साथ, जब ये पढ़ते थे गोस, तो स्कूल में इनके शिक्षक ने एक ऐसा प्रश्न दिया कि जिसे कोई नहीं कर सकता था, ठीक है। तो वो किसने कर दिया, गोफ ने कर दिया। तो गोस को इनके गुरु ने कहा कि भाई तू तो गणित का राजकुमार है, तू गणित का क्या है, राजकुमार है, यानी कि ये उपाधि दे दी, ठीक है। तो फिर ये गणित में इतने माहिर थे, तो इनको खुद को लगाया भाई मैं गणित का राजकुमार हूँ, मुझे गणित पसंद है, तो फिर गणित क्या है, विज्ञान की रानी है ना। इस प्रकार आपको बता दें कि गणित विज्ञान की रानी है, ये कथन किसने कहा,
कार्ल फ्रेडरिक गोफ ने कहा। तो प्रश्न संख्या जो 13 है विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 में। एक और अच्छा प्रश्न है, और शिक्षण सहायक सामग्री का आपको पता है हर सब्जेक्ट में ऐसा प्रश्न आएगा। यहाँ है गणित शिक्षण में प्रक्षेपी सामग्री का उदाहरण होता है। प्रक्षेपी सामग्री किसे कहते हैं, यानी कि जिसे पर्दे पर दिखाया जाए, ठीक है, पर्दे पर दिखाया जाए, या कहूँ मैं कि जो विद्युत यंत्र होते हैं उनकी सहायता से शो किया जाए, दर्शाया जाता है ना, तो ये चीज़ें होती है वो कहलाती है प्रक्षेपी। तो देखिए चार्ट में कोई विद्युत यंत्र या पर्दा नहीं होता है, मॉडल में भी नहीं होता है ना। और बुलेटिन बोर्ड सूचना पट होती है, कोई विशेष सूचना शीर्षक टिप्पणी लिखी जाती है, हम यहाँ पर भी पर्दे का काम नहीं है। जबकि जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये दृश्य सामग्री भी है, श्रव्य सामग्री भी है। इसमें क्या है कि एक फिल्म या स्लाइड प्रोजेक्टर की तरह होती है, एक स्क्रीन पर जो एक बड़ी हुई छवि होती है, कोई तस्वीर होती है, उसको प्रोजेक्ट करने के लिए इसमें प्रकाश का उपयोग करते हैं ना, यानी विपरीत प्रतिबिंब बनता है, ये चीज़ याद रखना आपने। इसमें विपरीत प्रतिबिंब भी बनता है, उसे कहते हैं OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये प्रक्षेपी सामग्री है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है कि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधित, आंकड़ों का विश्लेषण करना, तो फिर उससे संबंधित विद्यार्थियों समझ का हमें क्या करना, आकलन करना है। तो सर्वाधिक चित्र रूपात्मक कार्य कौन सा है, जिसमें मतलब चित्र रूपात्मक भी होना चाहिए, आंकड़ों का विश्लेषण होना चाहिए, आकलन कर सके, और सर्वाधिक चित्र रूपात्मक कार्य होना चाहिए। तो देखिए प्रश्न उत्तर से ऐसा कोई आंकड़े नहीं होता, प्रश्न का निश्चित उत्तर होता है। वर्ग पहेली अखबार में आती है, आपको पता है, जो शब्द बढ़ने होते हैं ना। और भूमिका निर्माण में तो बस पात्र अभिनय से भूमिका निर्वाह करवाई जाती है, ये तीनों हट गए। बच्चा कौन सा, सर्वेक्षण आधारित परियोजना, यानी सर्वे करेंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई आंकड़े, इस चीज़ के आंकड़े ये है। सर्वे से, सर्वे में क्या होता है, आंकड़े ही तो होते हैं, तो आंकड़ों का विश्लेषण होगा। और सर्वे में क्या होगा, जो चित्र है, ग्राफ है, पैमाना है, ये चीज़ें भी बन जाती है। इस प्रकार सर्वेक्षण आधारित परियोजना यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, वेरी मोस्ट। इस प्रकार 15वें प्रश्न का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 15 अति महत्वपूर्ण गणित के प्रश्न। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि 15 में से आपके कितने सही है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि रीट में आपकी एग्ज़ाम में कितनी तैयारी है। और हाँ, हर सुबह आपको 8:30 या 9 बजे डेली वीडियो मिल जाएगा, तो देखना ना भूलें। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।